किस तरीके से इतनी एक्यूरेसी आप मेंटेन किए थे? एक ही फंडा मुझे जो समझ में आया है वो ये है कि मौत आप कितनी ज्यादा दे सकते हैं। सिलेक्शन के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए? बच्चों का जेन्युइन डाउट अब होता है कि सर कितने घंटे पढ़ें सिलेक्शन हो जाए। मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, कोई वो 5 मिनट में खत्म कर ले रहा है, आपको आधे घंटे लग रहे हैं, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इस जर्नी में आपके परिवार वालों का कितना रोल रहा और आपके दोस्तों का कितना रोल रहा? आज सर फैमिली और फ्रेंड्स का मतलब मेन कंट्रीब्यूशन तो इनके अलावा इंसान, इनके बगैर तो इंसान कहीं पे पहुंच ही नहीं सकता। किसी ने भी पता ही नहीं चलने दिया कि मम्मी की तबीयत कितनी ज्यादा सीवियरिटी पे, कि मतलब मेंस है, कहीं मेंस अफेक्ट ना हो जाए। तो फिर जैसे ही मेरा मेंस खत्म हुआ वैसे ही तब मुझे बताया गया, तब फिर मुझे पता चला है। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और मेरे दोस्तों, आप लोग भी देख पा रहे हैं ना, आप लोग भी प्रार्थना करिए कि माता जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज ये पॉडकास्ट आप सभी लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं अंकुर सिंह, जिन्होंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में ही एसएससी जेई के अंदर 50वीं रैंक हासिल किए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा इम्पॉसिबल काम है। और थर्ड अटेम्प्ट में 50वीं रैंक पाकर सीपीडब्ल्यूडी में इनका 2024 में सिलेक्शन हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है अंकुर आपका। थैंक यू सर। और कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया हूँ। आप कैसा कैसे हैं? फील कर रहे हैं आप? सर अच्छा फील हो रहा है। ओके। और तो अंकुर, मैं यहाँ बता बता दूं, इस पॉडकास्ट में मैं बात करने वाला हूँ एक बच्चे के बिहाफ पर, एक स्टूडेंट जो उनके जेन्युइन डाउट्स होते हैं कि हमको किस तरीके जी से पढ़ना चाहिए। सर, आपके पास क्या कोई सीक्रेट है जिससे आप सीक्रेट स्ट्रेटजी है जिससे सिलेक्शन हो जाए? जैसे आपकी 50वीं रैंक, ऑल इंडिया रैंक 50वीं, बहुत बड़ी बात होती है सर। आगे बात किया जाए, टाइम टेबल क्या था आपके, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जी कौन कौन से थे, या 2025 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडलाइन होगी? ठीक है ना? तो एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंकुर, आप अपने जर्नी के बारे में बताइए, आपकी जर्नी कैसी थी? सर जर्नी तो मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस की जैसी रहती है थोड़ा, क्योंकि टाइम अगर आपका इंक्रीज करता रहता है उसी हिसाब से मेंटल प्रेशर और बहुत सारी चीजें बढ़ती रहती हैं, बट उन सबको हैंडल करते हुए सक्सेस को पाना, यही तो एक एक्सपीरियंस की जर्नी है। तो थोड़ा सा मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। अ, बिल्कुल। मेरा नाम अंकुर सिंह है और मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और बीटेक मैंने बीआईटी मेरठ मेरठ से की थी। और उसके बाद बीटेक मैं 2019 में कंप्लीट करी थी। और उसके बाद मैंने 2020 में कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। और उसके बाद फिर कोविड का टाइम आ गया, तो 1.5 साल 2 साल लगभग घर में ही रहना पड़ा। और फिर मतलब पहला मैंने जो सीरियस अटेम्प्ट दिया था वो 2023 से दिया था। और 2022 में भी मैंने पेपर दिया था, बट ना प्री ना मेंस कुछ नहीं निकला था। 23 में प्री क्लियर हो गया था और मेंस में रह गया था मैं। और 2024 का रिजल्ट ओके। आपको पता ही है, AIR 50 है। ओके। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आएगी? सर 2024 में आइडिया था, मतलब क्योंकि मैं जैसे टेस्ट सीरीज देता था मैं, तो मेरी नॉर्मल अंडर 50 रैंक रहती थी। ओके। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अंडर 20 थी, बट कुछ चीजें रही तो वो इंक्रीज कर गई, बट एट द एंड CPWD मिल गया। बस वही एक ओके। बहुत बहुत बधाई हो यार। अच्छा, एक चीज़ अंकुर, आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि आपके CBT 1 में कितने जी मार्क्स थे और CBT 2 में, याद है आपको? जी। CBT 1 में मेरे सर 142.5 थे। अगर मैं इन्हें स्प्लिट करूं तो जीएस में मेरे 48.7 थे, वो सॉरी रीजनिंग में फोर्टी एट रीजनिंग पॉइंट में? सेवन फाइव थे जी। और जीएस में मेरे 22.5 थे। और मेरे टेक्निकल में 72 मार्क्स थे। ओके। फिर CBT 2? CBT 2 में 263 मार्क्स थे। और जैसा कि इस बार काफी स्कैम स्कैम वाली वाइब सब लोग बोल रहे हैं कि आ रही है, तो मेरे 16 क्वेश्चन एमटीए हुए हैं इस बार। ओके। ओके। और जिसमें 16 में मेरे 13 क्वेश्चन ऑलरेडी करेक्ट थे। हाँ, ये थोड़ा तो सा इस टोटल बार आप। जी। हम्म, क्या बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि मतलब टोटल 263 बने हैं, मतलब आफ्टर एमटीए। 263?
जी, मेंस में मीन्स आउट ऑफ कितने थ्री क्वेश्चन हंड्रेड आपने अटेम्प्ट किया था सीबीटी टू में? 97। 97, सही कितने थे? 90। अरे वाह यार, क्या बात है यार, इतनी एक्यूरेसी। तो किस तरीके से इतनी एक्यूरेसी आप मेंटेन किए थे? सर एक्यूरेसी का तो एक ही फंडा मुझे जो समझ में आया है वो ये है कि मॉक आप कितने ज्यादा दे सकते हैं। ओके। और 2023 में मैंने जो गलती की थी, मैंने मॉक नहीं दिए थे, तो इस वजह से मैं रह गया था। इस बार मैंने वो मतलब कमी एलिमिनेट कर दी पूरी तरीके से। 85 प्लस मॉक दिए मैंने मेंस के केवल, और वो भी फुल मॉक थे। और जिसमें से मेरा 85 मॉक का एवरेज निकालूं तो मेरा 220 प्लस मार्क्स था आउट ऑफ 300। ओके, तो मतलब आपने जब इतने टेस्ट दिए तो बच्चों को जी। क्या बोलना चाहेंगे? बच्चे तो बस ऐसे ही होते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाते हैं, प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट देते भी तो उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। तो बच्चों के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडलाइन होगी? सर मुझे जितना समझ में आया, आपको नॉलेज कितनी है और आप एग्जाम में इम्प्लीमेंट कितनी कर पा रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपको नॉलेज हो सकती है, बट उस जो 2 घंटे का एग्जाम होता है, उस ड्यूरेशन में बहुत सारी चीजें हैंडल करनी होती है। आपको मेंटल प्रेशर हैंडल करना होता है, साथ में ये भी माइंड में चीजें चलती हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा। तो उस मेंटल प्रेशर को हैंडल करने के लिए मॉक का बहुत बड़ा रोल है। और बिल्कुल। वही यही मॉक से जितनी ज्यादा आप मॉक देंगे, वो चीजें आप पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं, बट आप उस चीज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो जितनी ज्यादा आप मॉक देंगे उतनी वो चीज रिड्यूस होगी और उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ओके, तो रीजनिंग आप किस तरीके से हैंडल किए थे? 48.5 मार्क्स लाना आउट ऑफ 50 बहुत बड़ी बात होती है। आपने प्रैक्टिस किया था, कैसे इसको अचीव किया था आपने? सर रीजनिंग के लिए मैंने कुछ मतलब अलग से नहीं किया था। रीजनिंग के लिए अब जैसे हमारे में 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग और 58 क्वेश्चन जीएस के। जी यस। तो अब एसएससी में सिमिलर पैटर्न है सीपीओ का। हाँ। एसएससी सीपीओ का, तो सीपीओ का भी एग्जाम 2 घंटे का रहता है। तो मैंने क्या किया कि जीएस और रीजनिंग दोनों को मिक्स करके मैंने उसे 50 मिनट के टाइम बाउंड कर दिया मैंने। तो हम्म। मैं सीपीओ के मॉक लगाता था और वो 50 मिनट में फिनिश कर देता था। और अगर आपको जीएस में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सीपीओ के मॉक दीजिए। रीजनिंग को 35 मिनट में लिमिट कर दीजिए मैक्स। हाँ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहां जी, पर। क्योंकि आपको टेक में ही टाइम चाहिए, और रीजनिंग आजकल जिस हिसाब से पूछ रही है तो 30-35 मिनट सफिशियंट है। ओके। अच्छा, टेक्निकल आप किस तरीके से पढ़ते थे कि मतलब सीबीटी वन में तो आपके 72 शायद इतने मार्क्स थे, जी। जी, 72। लेकिन सीबीटी टू ने आपने फोड़ के रख दिया, सीबीटी टू में आपने फोड़ के रख दिया, कैसे मैनेज किए थे आप? अब सर सीबीटी वन में मैंने मॉक ज्यादा नहीं दिए थे। मेरे ख्याल से 15 प्लस मॉक ही दिए थे, फुल मॉक जो थे। हाँ, मैंने सेक्शनल मॉक दिए थे क्योंकि मेरा जीएस बहुत ज्यादा वीक था। मेरे 2023 में 7 मार्क्स थे जीएस में, और इस बार 22.25 मार्क्स थे। तो ओके। उस पे मैंने थोड़ा ज्यादा फोकस किया। रीजनिंग ठीक ठाक थी, तो ये था कि रीजनिंग हो जाएगी, जीएस में प्रॉब्लम थी। और इस बार जीएस ही है कहीं ना कहीं मेन रीजन जो मुझे सीपीडब्ल्यूडी और साथ में रैंक भी मिली। तो आपको कैसे पता चला कि आपको मतलब टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने चाहिए जिससे आपके मार्क्स बढ़ जाएं या रैंक अच्छी आ जाए? ये कैसे आपको पता चला? सर इसमें एसएससी जेई में क्या है ना, जीएस के लिए कोई प्रॉपर गाइडेंस देने वाला नहीं। हम्म। जीएस के पोर्शन में मतलब फैकल्टीज हैं, लेकिन बट वो चीजें लिमिट करनी होती हैं। जैसे सब लोग बोलते हैं लूसेंट पढ़ लीजिए, बट लूसेंट भी बहुत बड़ी है। एक रीडिंग करना अलग चीज है, बट आपको उस चीज को माइंड में भी रखनी है चीजें। तो वो आपको छोटी छोटी चीजें मतलब छोटे छोटे टॉपिक बनाइए, उनको पढ़िए, डेली रिवाइज करिए और मॉक दीजिए। क्योंकि जीएस में मॉक मतलब हर एक सब्जेक्ट में ही मॉक बहुत जरूरी है। तो उस चीज को मैंने थोड़ा रिड्यूस की और इम्प्रूव किया। अच्छा अंकुर, सिलेक्शन के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए? बच्चों का जेन्युइन डाउट होता है कि सर कितने घंटे पढ़ें सिलेक्शन हो जाए। सर सिलेक्शन के लिए टाइम लिमिट नहीं है, वो आपकी मतलब वो कहते हैं ना मेंटल पावर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब हो सकता है आप थोड़ा पढ़ने में वीक हो तो आपके लिए 8 घंटे लगे, और सेम बंदा वो 6 घंटे में रिकवर कर ले, मतलब कवर कर ले। तो वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि आप मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, कोई वो 5 मिनट में खत्म कर ले रहा है, आपको आधे घंटे लग रहे हैं, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो ओके। वो आपको ये चीज आपको खुद ही जज करनी पड़ेगी।
बट जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाए उतना अच्छा है। जी, यहाँ पर बच्चों को और भी आप गाइडेंस दे सकते हैं। जैसे आपका टेक्निकल हो गया, जीएस हो जी। गया और रीजनिंग हो गया, क्या तीनों को एक साथ लेकर चलना है? कुछ बच्चे होते हैं कि रीजनिंग छोड़ देते हैं, भाई बाद में कर लेंगे, लेकिन बाद में वो नंबर नहीं सिक्योर कर पाते, या इसके वजह से भी उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाता। तो तीनों को एक साथ कैसे हैंडल किया जाए? सर जैसे इन तीनों को हैंडल करनी, जो मेरा रूटीन था तो मैं वो एक बार डिस्कस कर देता हूँ। शायद लोग अगर इम्प्लीमेंट करके अगर उनको कुछ हेल्प हो जाती है तो हम्म। अच्छा है। जैसे मेरा जो शेड्यूल था, मैं रात में 2 या 3 बजे मतलब 3 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था सुबह के। हम्म। उसके बाद 3 से लेके 10:30 तक मैं लाइब्रेरी रहता, बीच में मतलब 30 मिनट या 40 मिनट का ब्रेक लेता था। उसके बाद ये टाइम मेरा जो रहता था वो पूरा टेक हो जाता था टेक्निकल सब्जेक्ट पे। और उसके बाद अपना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, नहाइए, और अपना जो रेगुलर एक्टिविटी रहती है, खाना पीना। और हम्म। उसके बाद 2 बजे से मैं रहता था 7 बजे तक लाइब्रेरी। ये मैंने टाइम स्प्लिट कर रखा था, 2 से 3 मेरी रीजनिंग चलती थी। हम्म। और रीजनिंग मैंने कुछ नहीं किया, मॉक ही किए, और स्पेशल प्रैक्टिस मैंने नहीं किया। उसके बाद 3 से जो 7 वाला टाइम ये मैंने जीएस को दिया था। ओके। क्यों? क्योंकि ये टाइम हो जाता है बोरिंग, उस टाइम पे पढ़ने में थोड़ा आलस आता है। तो ये होता है कि चीजें चलती रहती हैं, मतलब थोड़ा बहुत अपना डेली देखते रहे, तो क्योंकि जीएस मतलब डेली पढ़ते रहोगे आप तो वो कवर हो जाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात। और टेक में ज्यादा चीजें हैं रखने वाली। ओके। अच्छा, यहाँ पर आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछूं कि आपने टेस्ट सीरीज का तो बता दिया कि मैं 85 टेस्ट सीरीज दिया हूँ, क्या उसके पहले जी। कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे कि डायरेक्टली टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दिए थे? और सर कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? सर बिना कॉन्सेप्ट के तो टेस्ट सीरीज का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो मॉक है उसमें हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है ना, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर करने होते हैं। और बाकी फिर जैसे हम लोग शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं, शॉर्ट हम्म। नोट्स में हम ज्यादातर वही चीजें इंक्लूड करते हैं जो हमें नॉर्मली याद नहीं रहती हैं। तो वही डेली रिवाइज, जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो एक बार आपको अच्छे से करने ही पड़ेंगे, उसका कोई बाईपास है ही नहीं। हम्म। उसके बाद शॉर्ट नोट्स आपने बनाए, जो चीजें आपके नॉर्मली माइंड में नहीं रहती वो आप अपना डेली देखिए। अच्छा, यहाँ पर डेली आप एक चीज रीडिंग। बच्चों को ये भी बता दीजिए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? आपने कैसे बनाया था शॉर्ट नोट्स? शॉर्ट नोट्स सर मुझे लगता है कि जब मैंने बनाया था, मैंने पहले जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो सॉइल मैकेनिक्स के बनाए थे। तब मुझे आइडिया नहीं था कैसे बनाते हैं, तो मेरे जो सबसे लेंदी शॉर्ट नोट्स हैं वो सॉइल मैकेनिक्स के हैं। क्योंकि हम्म। जब आपको आइडिया नहीं होता तो पता ही नहीं होता कि क्या चीजें इंक्लूड करनी है, क्या नहीं करनी है। तो वो आपको जब आप बनाएंगे और पीवाई को और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये है कि जितनी कम से कम चीजें रखें उतना बेटर है, और एग्जाम ओरिएंटेड हो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि आपको एट द एंड एग्जाम ही देना है, आपको उसमें पीएचडी नहीं करनी। जितने बिल्कुल शॉर्ट रहेंगे अच्छा है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक चीज यहाँ पर बच्चों को आप एक चीज ये भी बताइएगा कि जी। आप जब पढ़ाई करते थे उस दौरान, जैसे आपका 2-3 बार नहीं हुआ तो आप डिमोटिवेट भी हो जाते होंगे, और आपको ऐसा लगता होगा कि यार अब क्या बचा, सिलेक्शन हो नहीं रहा। देन आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे? सर डिमोटिवेशन जब जर्नी लॉन्ग हो जाती है तो सबको ही होता है, बट बिल्कुल। ये चीज देखनी होती है कि आप किसके लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है डिमोटिवेशन तब जाता है जब आप खुद के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आपको लगता है, आप ये नहीं सोचते कि मेरा नहीं हो, आप ये सोचते हैं कि मेरा नहीं हो तो वो बंदा क्या कहेगा। तो मेरे केस में ये चीज थी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जो भी जर्नी है, आप तब तक प्राइवेट रखिए जब तक आप उस जगह पे पहुंच ना जाए। तो कोशिश करिए कि अब मान लीजिए कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आप चीजों को पब्लिक ना ही करें, कह दो कि बस हम तैयारी कर रहे हैं। और कोई पूछे क्या कर रहे हैं, कह दो कि भाई जो तैयारी कर रहे हैं, जब पहुंच जाएंगे तो आपको बता देंगे, और नहीं पहुंचे तो क्या कर रहे थे, क्या ही फर्क पड़ना है उससे। हम्म। तो वही है कि अपने फैमिली के लिए करिए, खुद के लिए करिए। और स्ट्रेस सबको होता है, और डिमोटिवेट भी, लेकिन ये टाइम जिसका जितना कम होगा, आगे जाके उसको उतनी जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। ओके। तो आप खुद को पॉजिटिव ही रखना, ये जरूरी है। अपना पेरेंट्स से बात करिए, अपने दोस्तों से बात करिए। तो यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और वो तैयारी कर रहे होंगे 2025 में, क्योंकि अभी आपको भी पता है एसएससी जेई फिर से वैकेंसी आने वाली है, और जी। आरआरबी जेई की वैकेंसी आने वाली है। उनको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए आपके आ, हिसाब से? सर मेरे अकॉर्डिंग तो
ऐसा कुछ भी फॉर्मूला नहीं है कि मतलब हर एक कोई टॉपर आएगा उसकी अलग स्ट्रेटजी। मुझे लगता है सब कुछ आपके सामने है, बट आप उसे कभी लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते। आप किसी भी टॉपर का देख लीजिए, वो एक वर्ड यूज करता है, कंसिस्टेंसी। अब हम लोग देखते हैं, हर एक टॉपर को देखते हैं, वो वर्ड यूज करता है कंसिस्टेंसी रखिए, रेगुलर रहिए, बट हम लोग कहाँ करते हैं? वही वर्ड है, अगर वो हम जितने उसमें देखेंगे, अगर खुद पे अप्लाई कर ले तो वो चीज क्लियर हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है वही जो एक सिंपल सी लाइन है, कंसिस्टेंसी इज द की। एकदम सही बात है। अच्छा, एक चीज यहाँ मैं आपसे पूछूं कि आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से थे एसएससी के अंदर, और अगर देखा जाए सिविल के अंदर, तो इंपॉर्टेंट जी सब्जेक्ट कौन कौन से थे, और इंपॉर्टेंट भी एसएससी जेई के रिस्पेक्ट में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट थे? सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको केवल एग्जाम क्लियर करना है तब आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इम्पोर्टेंस कौन सा है। लेकिन अगर आपको डिपार्टमेंट अच्छा चाहिए और रैंक अच्छी चाहिए तो आपको पूरे सिलेबस पे ही जाना पड़ेगा। बट फिर भी इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव से बात करें तो जैसे बीएमसी हो गया आपका, ये बिल्कुल। काफी अच्छा वेटेज है। एस्टिमेशन छोटा सब्जेक्ट है बट उसका वेटेज फिर भी काफी ठीक है। और जैसे सॉइल मैकेनिक्स हो गया, और एफएम के उतने क्वेश्चन नहीं आते, बट अगर कंबाइन कर दे, इरिगेशन हो गया, और ओसीएफ, ओपन चैनल। हाइड्रोलॉजी, ओसीएफ हो गया, हाइड्रोलॉजी, ये सब मिक्स कर दें तो ठीक ठाक वेटेज बन जाता है। और जैसे स्ट्रक्चर है उसे आप स्किप कर सकते हैं अगर आप इम्पोर्टेंस के हिसाब से देख रहे हैं। तो अ, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, ये तो इम्पोर्टेंट है, तो यही मेन जो कोर सब्जेक्ट होते हैं वही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो यहाँ पर किस तरीके से आप इनको पढ़े थे? बच्चों का एक और जेन्युइन डाउट होता है, सर पढ़ते हैं जी भूल जाता है, कई बार पढ़ चुके 3 से 4 बार भूल जाता है, तो आप कैसे याद रख पाए थे? सर, मेरे ख्याल से पहले तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। और शॉर्ट नोट्स में हमेशा लोगों का डाउट रहता है कि खुद से बनाएं या किसी टॉपर के ले लें। तो उसमें जो मुझे समझ में आया उस हिसाब से, अगर आप खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, बट प्रेफर करिए कि आप खुद ही बनाइए। बट अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने किसी टॉपर के शॉर्ट नोट्स उठाए, आप एग्जाम से 1 महीने पहले उठाओ। अगर आपको शॉर्ट नोट्स उठाने ही किसी भी टॉपर के, तो आप जब से आपने एग्जाम मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करी, आप तब से पढ़ना स्टार्ट करिए उसी के शॉर्ट नोट्स। उससे क्या है ना, आप पढ़ते पढ़ते आपको हैबिट हो जाएगी कि कौन सी चीज कहाँ पे लिखी हो, ऐसा लगेगा कि आपने खुद ही बनाया। और साथ में आपको जो कुछ नई चीजें हैं आप वो इंक्लूड करते रहें। एक बार आपके शॉर्ट नोट्स बन गए, आप फिर उन्हें, वीक में 7 दिन होते हैं, आप उन्हें टॉपिक की लेंथ के हिसाब से या सब्जेक्ट की लेंथ के हिसाब से उन्हें दो दो तीन तीन सब्जेक्ट पर डे फिक्स कर दीजिए। रिवाइज करना, मतलब आपका ये हाँ आपका वो कहना ही। आपको, हाँ रिवीजन आपका 7 दिन चलना ही है, बैक टू बैक चलेगा। ओके। तो रिवीजन भी आपको करना है, कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ना, तो एक बार सीख लीजिएगा कि सबसे पहले आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कोई एक सब्जेक्ट लिए, पहले उसके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के जी बाद पीवाईक्यू लगाए, फिर एमसीक्यू लगाए, इसके बाद आप टेस्ट सीरीज अपीयर करेंगे। जब आप जी बिल्कुल। टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से एज ए एग्जाम हॉल जैसे अपीयर करेंगे, तो वहां से फिर उसका एनालिसिस करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और अगर गलत हो रहे हैं तो गलत क्यों हो रहे हैं। इन सब बातों पर जी जब ध्यान रखेंगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। अच्छा, यहाँ पर बच्चों का एक डाउट और भी होता है कि फॉर्मूला भूल जाता है सर, बार बार फॉर्मूला याद ही नहीं आता, हम क्वेश्चन देखते हैं दिमाग में स्ट्रेस आ जाता है, इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए? एक बहुत जेन्युइन हाँ डाउट है अंकुर। जी सर, इस ये प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी। तो हाँ। जैसे मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तो एक फॉर्मूला हो गया, और दूसरी अपने सिविल में टेबल टेबल बहुत सारी है। हाँ। तो जो भी मुझे याद नहीं रहते थे फॉर्मूला और टेबल, वो मैंने अपने डेस्क में चिपका रखे थे। तो मैं जितनी बार भी मैंने लाइब्रेरी मतलब सीट छोड़ी, मैं कुछ भी काम करने गया और सीट पे दोबारा आया, तो वो मैं एक बार पूरे लिखने हैं मुझे। मैं अगर दिन में 5 बार सीट छोड़ रहा हूँ, वहां से लाइब्रेरी से जा रहा हूँ, तो मैं वो फॉर्मूले 5 बार लिखूंगा। और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-10 मिनट लगने हैं, बट वो आपके फॉर्मूला आपको मसल मेमोरी में रखने होंगे कि ओके। मतलब आप माइंड भूल जाए बट आपका हाथ सही चले। एकदम सही बात आपने बोला कि माइंड भूल जाए लेकिन हाथ अपने आप चलने चाहिए। लेकिन हाथ जी चलेंगे भी कैसे अंकुर? एक सबसे सर। बड़ी बात यह है कि हाथ चलेंगे कैसे आजकल के बच्चे। मैं बताऊं 40%, 30 to 40% ऐसे बच्चे ना जो खुद की जी नोट्स नहीं बनाते। क्लास में उनकी जी डिमांड होती है, सर नोट्स अपनी दे दीजिए हमको।
जी तो सर अब इसके लिए तो कोई टैबलेट नहीं बनी। इसके लिए आप देखिए, एग्जाम आपको निकालना है और उसकी फैसिलिटी भी आपको ही चाहिए, तो एफर्ट्स आपको ही लगाने पड़ेंगे, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। बट हाँ, बच्चों का जेन्युइन डाउट ये होता है सर आप नोट्स दे दीजिए और कुछ ऐसा पढ़ाइए कि सेम टू सेम क्वेश्चन में 100% फंस जाए, उसके बाहर ना आए। भाई तो क्या अंकुर आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि 100 के 100 सर फंस जाए? नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए मुझे क्यों लगता है, देखिए अगर 100% पेपर है, तो जो मेन आपका कंपटीशन होता है वो 80 से 85% में बिल्कुल सही। वो भी मैं, वो टॉप जो डिपार्टमेंट है मैं उनका कह रहा हूँ। और इस बार से देखें तो इस हिसाब से मैंने 80 to 85% बोला है टॉप के लिए, नहीं तो 70 से 75% में कंपटीशन खत्म हो जाता है। तो आपका 100 क्वेश्चन टारगेट है ही नहीं पहली बात तो। आपके क्वेश्चन है 80 से 85 क्वेश्चन। अब उसमें आप जितनी ह्यूमन एरर कम करेंगे, उतनी जल्दी आपका कंपटीशन निकल जाना। तो हम्म। आपको, और सिविल का पहली बात तो टेक्निकल है, आप पूरा कवर ही नहीं कर सकते, इतने सारे राइटर हैं कि राइटर खुद आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। बिल्कुल सही तो बात है। एक फैकल्टी जो 4 साल का सिलेबस है आपको एक साल में कैसे करा देगा? पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। तो यार अंकुर एक चीज़ ये बताइएगा, इस जर्नी में आपके परिवार वालों का कितना रोल रहा और आपके दोस्तों का कितना रोल रहा? और मुझे ये भी सर पता है कि अभी आप हॉस्पिटल में हैं, आपकी मम्मी का जी, ट्रीटमेंट चल रहा है, और मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और मेरे दोस्तों आप लोग भी देख पा रहे हैं ना, आप लोग भी प्रार्थना करिए कि माता जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। तो इस जर्नी पे कितना योगदान रहा? आज सर फैमिली और फ्रेंड्स का मतलब मेन कंट्रीब्यूशन तो, इनके अलावा इंसान, इनके बगैर तो इंसान कहीं पे पहुंच ही नहीं सकता। हम्म। तो इनका मतलब लाइफ में, अब जैसे मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, तो ऐसा नहीं है कि अभी से खराब थी, काफी टाइम हो गया। बट मेरा उस टाइम पे मेंस पड़ रहा था, तो उस चक्कर में मेरे मुझसे जो छोटा भाई उसने, और ना मेरी फैमिली ने, किसी ने भी पता ही नहीं चलने दिया कि मम्मी की तबीयत इतनी ज्यादा सीवियरिटी पे है, कि मतलब मेंस है, कहीं मेंस अफेक्ट ना हो जाए। तो फिर जैसे ही मेरा मेंस खत्म हुआ, वैसे ही तब मुझे बताया गया, तब फिर मुझे पता चला है। तो तो अब मीन्स इससे पहले ज्यादा आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं पता था। मेंस मेंस 6 तारीख को, 6 तारीख को ही था, तो उसके जैसे एग्जाम दे के निकला हूँ वैसे ही मुझे पता बताया गया। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया, अपनी माता जी को आपने बताया, तो क्या रिएक्शन था उनका, मम्मी का? वो मतलब बहुत ज्यादा खुश थी। और एक्चुअली मेरे मतलब घर में, मतलब मेरे घर में जैसे हम 5 लोग हैं, तो मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मेरी पहली जॉब है अभी फिलहाल तक। तो अब वो पापा मेरे फार्मर हैं, तो एक एक्साइटमेंट तो रहती ही है कि मतलब बिल्कुल। पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब लगे। तो सब लोग बहुत खुश थे। मम्मी का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया और आप ये बता रहे थे कि क्या उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके आने बाद वो बहुत खुश हुई? क्या था वो रिएक्शन? अ, जब जब भी रिजल्ट आया, तो मम्मी मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो ट्रीटमेंट से जैसे ही बाहर आई, मैंने उन्हें सबसे पहले यही बताया। तो इतनी ज्यादा खुश थी। नॉर्मली मेरी मम्मी ट्रीटमेंट के बाद 10 15 20 मिनट रेस्ट करती थी, बट उस दिन उन्होंने रेस्ट नहीं किया, कह रही है, बस चलो अब घर पे चलना है, अभी मैं पापा से बात करूंगी। मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल की खुशी। हम्म। ऐसा लग रहा था कि मतलब उनकी बीमार आधी बीमारी तो वो सुन के ही चली गई है। नहीं, बिल्कुल होता है भाई, सिलेक्शन के बाद ऐसी ये बीमारी आधी खत्म हो ही जाती है। और मुझे पूरा जी उम्मीद है और भगवान से विश्वास भी है, बहुत जल्द वो रिकवर हो जाएंगी। इस जर्नी के दौरान इंजीनियर सड्डा कितनी हेल्प की आपकी? सर, इंजीनियर सेड्डा की बहुत हेल्प रही। आपके पीवाईक्यू लेक्चर्स हो गए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस, और टेस्ट सीरीज। और जैसे कि अभी मैंने बताया, टेस्ट सीरीज के बिना तो सिलेक्शन ही पॉसिबल नहीं है। तो इन आप इंजीनियर अड्डा के जो, ये जो कॉम्बो है, ये मतलब लाइफ, जो आपके सिलेक्शन की जर्नी है उसे एट द एंड पहुंचा ही देता है, जैसे मैं अभी पहुंच गया। बिल्कुल। तो ये हमारे जो नोट्स थे वो कितने जी इंपॉर्टेंट थे? क्या क्लास में जो आपको क्लास में पढ़ाया गया वो एग्जाम में कुछ फंसा? 70 80% की ऐसे ही था? सर, ज्यादा चीजें थी, बट वही है कि जैसा कि अभी डिस्कस किया था कि पूरा पेपर फंस पाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको खुद की कुछ प्रैक्टिस भी लगती है। तो मतलब सफिशिएंट थे, मतलब कंपटीशन क्रैक करने के लिए सफिशिएंट थे। ओके। बाकी जैसे अब
एलिमिनेशन टेक्निक, ये सब चीजें आपको खुद से प्रैक्टिस से ही सीखनी पड़ेंगी, तो साथ में वो भी हो गई तो बस आपका सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू अंकुर, हम्म। आप आए और बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी गाइडलाइन बताए कि किस तरीके से पढ़ना है। आपका सीक्रेट क्या था जिससे आपकी 50वीं रैंक आई, जहां पर आपका 2 से 3 बार सिलेक्शन न होने के बाद थर्ड टाइम आपका 50वीं रैंक लाना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है यार। और इस सिलेक्शन में आपने बच्चों को ये भी बताया कि इस जर्नी के दौरान आपने बच्चों को ये भी बताया कि उनको किस किस तरीके से पढ़ना है, किससे अवॉइड रहना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। सारी चीज़ें आप बहुत बाखूबी से बताएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकुर। और हाँ। और जितने थैंक भी यू सर। मेरे प्यारे भाई देख पा रहे हैं ना, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पॉडकास्ट से सीखिएगा जरूर कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2025 में आपको सिलेक्शन लेना है। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही फिर जोश टॉक पे, जर्नी पे। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद।